हाय, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम शुक्रिया, अस्सलाम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर अलाउद्दीन साहब। तारुफ इनका बहुत अच्छा होता है और मतलब तारुफ में वो बात है कि आदमी को मोटिवेट कर देता है। खैर, एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ स्लाइड प्रेजेंटेशन से पहले। अभी आपने देखा होगा कि मेरा कैंप था वहाँ कंपेयरगंज में। मुफ्ती साहब की एक कंपेयरगंज यूनानी अस्पताल है। मैं वहाँ पे गया, उनका कैंप ऑर्गेनाइज कराया। माशाल्लाह सुबह 10 बजे से और आज शाम को 5 बजे तक पेशेंट थे और सभी मेरी स्पेशलिटी के पेशेंट थे। सब 10-10, 15-15 साल बैक एक और जॉइंट पेन के पेशेंट थे और अल्हम्दुलिल्लाह सभी पेशेंट को देखा और सभी में नुस्खा लिखा। तो आखिरी में जो है वो उन्होंने बहुत सी जो मुरक्कबात मेरे सामने रखे थे, उसमें हमने कुछ ही मुरक्कबात यूज़ किए और सारे मुफरदात के नुस्खे हमने उनको, हर मरीज को तजवीज़ की, हमने कहा बना के इनको पिलाइए। तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, ये मैंने बात सुनी थी कि लखनऊ वाले मुफरदात लिखते हैं और दिल्ली वाले मुरक्कबात लिखते हैं। आज वो आपने सही साबित कर दी। तो सबसे पहले तो आप अपने मुफरदात को मजबूत करिए, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, उसमें मज़ा बहुत है, उसमें एक गणित है, उसमें एक साइंस है कि आप जब अद्विया को जानते हैं, जब आप दवाओं को जानते हैं, तो किस दवा के साथ कौन सी दवा आप मिला सकते हैं और अपना एक कॉम्बिनेशन मरीज को दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। उसमें एक अलग मजा है और अलग गणित है और अलग सेटिस्फैक्शन है कि आपने इस मरीज को ये चाहा था कि हम ये दें और हमने वो नुस्खे में दे दिया। तो असल हिकमत यही है। तो मुरक्कबात के साथ मुफरदात भी आप यूज करिए और आप ये समझ लीजिए दुनिया जो है आंखें खोल के और हाथ फैला के उसको एक्सेप्ट कर रही है और आपको मतलब इस नजरों से देखिए कि अच्छा डॉक्टर साहब को ये भी आता है। मतलब हम तो समझ ही नहीं सकते थे कि ये, सोचते थे कि कोई बुढ़ा आदमी हो और जिसके हाथ पैर हिल रहे हो, वो जो है नुस्खा जो है नवेजी करके आपको देगा। डॉक्टर साहब तो बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, इन्होंने ये नुस्खा लिख दिया। और आप ये समझ लीजिए कि पिछले 8-10 दिन में मैं अपने लखनऊ के जो है स्पाइन एंड जॉइंट वेलनेस सेंटर में चित्रकूट की एक कमिश्नर हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब। चित्रकूट धाम लगता है, 4 जिला आता है, महोबा और क्या कहते हैं उसमें, चित्रकूट है, बांदा है। उनके कमिश्नर की वाइफ को देख रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं और मेरा नुस्खा लिखा हुआ उन्होंने 10 दिन इस्तेमाल किया। आप ये समझ लीजिए वो रिजल्ट था जो गाबापेंटिन में नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आप नुस्खा जो है उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप माजून सूरनजान दीजिए और अपने नुस्खे में 4 ग्राम सूरनजान डाल के उसको पिला दीजिए, आप खुद जमीन आसमान का फर्क देख लेंगे। खैर, इस पे जो है मैं डॉक्टर अलाउद्दीन की राय बाद में चाहूंगा। बाद में जो लोग नुस्खे के हिसाब से वो राय देना चाहें कि हाँ नुस्खा नवेजी में हमने ये देखा और हमको ये फायदा मिला, वो अपनी राय दे देंगे। अभी का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक इसलिए है कि हम लोग ये जो प्रेगनेंसीज में बैकएक है वो बहुत कॉमन है। कॉमन का मतलब इंडिया में लगभग आप 24 to 70% जो प्रेगनेंसीज होती है उसमें बैकएक आता है। हम लोग की स्पेशलिटी में बहुत से पेशेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के होते हैं, बैकएक के लिए हम लोग के पास आते हैं और गायनी के पास भी, चाहे वो बीओएमएस से चाहे बैकएक के पेशेंट आते होंगे। तो उसको किसी पेशेंट की तकलीफ को ठीक कर देना, ये नहीं समझ के कि अरे प्रेगनेंसी में बैकएक होता ही है, छोड़ो हटाओ, ये 6-7 महीने की तकलीफ है। उसको समझेंगे आज के क्यों होता है, क्या इसकी जो है मैकेनिक्स है और इसको हम किस तरह से
फायदा कर सकते हैं या क्या चीज इसमें नुकसान कर सकती है, इस चीज के बारे में पूरा जानेंगे। सबसे पहले तो प्रेवलेंस की हमने बात की। देखिए वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस इसका जो है 70% है। 70% का मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी हो रही है, अगर आप 10 प्रेगनेंसी देख रहे हैं तो 7 प्रेगनेंसी में बैकएक है। अच्छा, इसमें जो प्रेवलेंस की स्टडी हुई है उसमें पॉपुलेशन वाइज स्टडी हुई है और डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट आई है। जिसमें ईरान की इसकी स्टडी है जिसका रेफरेंस मैंने बाद में दिया हुआ है। 57% वुमेन एक्सपीरियंस करती है प्रेगनेंसी के दौरान लो बैकएक। इंडिया की स्टडी है 27% से 72%। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी पेशेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़े पेशेंट हैं जिसको आप लोग को समझना चाहिए और इलाज करना चाहिए। इससे हर चीज से फायदा है। अब इसमें दो पूरी स्टडी में और पूरे जो है साइड प्रेजेंटेशन में दो चीजें आएंगी, लो बैक पेन और एसआई ज्वाइंट पेन। क्या क्या होता है ये थोड़ा समझ ले ताकि आपको हर चीज समझ में आए। लो बैक पेन के मतलब ये जो पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये 12th रिब और ग्लूटियल फोल्ड के बीच की जो दर्द होता है उसको लो बैक पेन कहते हैं। और दूसरे जो है स्लाइड में जो पेन है जिसमें एक रेड सा निशान दोनों तरफ बना है, इसको एस्टू रीजन हम लोग कहते हैं। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे होता है। इस जगह पे खास तौर पे प्रेगनेंसी में 20 to 30% पेशेंट जो है सैक्रोइलियक ज्वाइंट पेन के होते हैं। और ये ज्वाइंट कौन सा होता है, ये बगल में स्केलेटन में रेड निशान जो दोनों तरफ लगा हुआ है, ये वो ज्वाइंट होता है जिससे आपके कूल्हे आपके सेंट्रल स्केलेटन में जुड़ते हैं, मतलब सेंट्रल स्पाइन वर्टिब्रा कॉलम में जुड़ते हैं, सैक्रम से जुड़ते हैं। इसको सैक्रोइलियक ज्वाइंट कहते हैं। बहुत छोटा सा पतला सा ज्वाइंट होता है और आपस में लगभग जो है फ्यूज होता है और काफी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स है, सैक्रोइलियक लिगामेंट्स होते हैं, उससे जुड़ा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस सैक्रोइलियक ज्वाइंट का हमारी स्टेबिलिटी में, क्योंकि इसी ज्वाइंट से हमारी बॉडी का पूरा वेट ट्रांसफर होता है दोनों तरफ हमारी थाइस में। मतलब जब ऊपर से वेट ट्रांसफर होता है तो पहले स्पाइन में आता है, स्पाइन से दोनों तरफ बढ़ जाता है, दोनों सैक्रोइलियक ज्वाइंट में बढ़ के वो थाई में चला जाता है। तो ये ज्वाइंट पूरी बॉडी का वेट बियर करता है। और इसमें जो लिगामेंट्स होते हैं सैक्रोइलियक ज्वाइंट लिगामेंट्स कहलाते हैं। ऊपर से ये ज्वाइंट लंबर रीजन से भी जुड़ा रहता है जिसको इलियो लंबर लिगामेंट जोड़ते हैं। और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होते हैं जो आपकी पेल्विक को स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इस ज्वाइंट का और बैक पेन का, और आगे चल के इसी में समझेंगे कि प्रेगनेंसी में क्यों होता है। इटियोलॉजी समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी में किस चेंजेस में हमको बैक पेन महसूस होता है। तो सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपने सुना होगा रिलैक्सिंग हार्मोन, है ना। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी ये हार्मोन हमेशा फीमेल में रहता है, रिलैक्सिंग, सभी को मालूम होगा। इसका बहुत बड़ा रोल है आपके मेंसेस को रेगुलेट करने का। तो नॉर्मली ये निकला करते हैं, ओवरीज से निकलते हैं, कार्पस लुटियम से निकलते हैं और प्रेगनेंसी में 10 फोल्ड बढ़ जाते हैं। क्या काम होता है? काम ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बड़ा मैजिकल काम होता है। मतलब इसका नुकसान तो होता है, ये हार्मोनल चेंज की वजह से बैकएक हो रहे हैं, उसकी वो बात समझेंगे। मगर इसका फायदा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ये यूट्रस को रिलैक्स रखता है ताकि आपका यूट्रस रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन करके फीटस को बाहर ना कर दे। तो यूट्रस को रिलैक्स रखता है। आप जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड आपका वॉल्यूम जो होता है 50% इंक्रीज करता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में। इतना वॉल्यूम आप कैसे अकोमोडेट कर पाएंगे, आपका हार्ट कैसे अकोमोडेट कर पाएगा। रिलैक्सिंग क्या करता है, आपके वेन्स को रिलैक्स कर देता है। वेन्स, वेना कावा, जो ब्लड जो वेन्स होती है उसको रिलैक्स कर देता है। तो रिलैक्स वेन आपके एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है उसको होल्ड कर लेता है, उसको जो है एकोमोडेट कर देता है। आपके हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रीनल सिस्टम को भी ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो सपोर्ट करता है। आपके फीटस को जो है क्या कहते हैं न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए भी सपोर्ट करता है। तो इतने मैजिकल काम है। एक काम गड़बड़ ये होता है हार्मोन चेंज में
कि जिसका काम ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना होता है। ये क्या करता है कि ये आपके वो ऑल ओवर बॉडी के जितने भी लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, मसल होते हैं, उसको रिलैक्स कर देता है, ताकि पेल्विस जो होती है वो पेल्विस बच्चे को पैदा करने के लिए रेडी हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए। तो इसके वजह से क्या होता है, जो हमने आपको बताया कि जो लिगामेंट होते हैं साई ज्वाइंट के, सैक्रोलियक ज्वाइंट के लिगामेंट होते हैं, वो भी रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले जो होता है सैक्रोलियक लिगामेंट आपके लूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे सैक्रोइलियक लिगामेंट में स्ट्रेन हो जाए, क्योंकि वो पेल्विक जो है स्टेबल नहीं कर पाएगा, वो पेल्विक को अपनी जगह रोक नहीं पाएगा। तो इस स्ट्रेन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बैकएक होने लगते हैं, जिसका कारण ये होता है। दूसरा ये होता है इंक्रीज वेट। प्रेगनेंसी में अमूमन जो है सभी को मालूम होगा कि वेट इंक्रीज होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टडी में ये देखा गया है कि 5 से 15 किलो तक के वेट इंक्रीज जाता है। इंक्रीज वेट फर्दर आपके बैक में जो होता है वो प्रेशर डालता है, पुट एंड प्रेशर ऑन बैक, और आपके लिगामेंट में प्रेशर डालता है, इसकी वजह से पेन हो सकता है। अब ये थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब एब्डोमेन की गर्थ बढ़ती है, एब्डोमेन साइज में बढ़ता है, तो जब एब्डोमेन बढ़ता है तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका सीओजी जो होता है, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी जो होती है, वो इस जो पेल्विस होती है उससे डायरेक्ट आपके पैर के नीचे जाती है। तो जब आगे एब्डोमेन आगे की तरफ प्रोट्रूटेड हो जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है, तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी भी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है तो फिर इसका मतलब आपका बैलेंस गड़बड़ाएगा। आप जब गड़बड़ाएगा तो उस बैलेंस को रिगेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपनी बॉडी को खुद नहीं मगर आपकी बॉडी अननोनली, बिना जाने हुए अपने को पीछे करती है। मीन्स आपके जो बैक में जो लंबर एरिया है उसमें लार्डोसिस बढ़ जाती है। लार्डोसिस मतलब अंदर की तरफ और धंस जाता है, और आप अपने आप को पीछे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी आपको बैलेंस करनी होती है। तो जब हाँ अपने को पीछे करने लगते हैं, और बॉडी की एक्सी मैकेनिज्म होती है कि उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर ले, तो फर्दर हमारे स्पाइन पे, हमारे फेसेट जॉइंट पे, स्पाइन के जॉइंट को फेसेट जॉइंट कहते हैं, उस पर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से पेन बढ़ जाता है। पास्चरल चेंजेस भी होते हैं प्रेगनेंसीज में। पैर दोनों जो बेस सपोर्ट होता है, पैर के बीच के दोनों की जगह होती है वो थोड़ी दूर दूर हो जाती है। हमारी बैक की जो लंबर एरिया होता है उसमें लार्डोसिस हो जाती है। हमारे शोल्डर आगे की तरफ ड्रूपिंग हो जाते हैं, नेक थोड़ी सी आगे की तरफ हो जाती है। तो ये पोस्चरल चेंजेस भी फर्दर हमारे जॉइंट पे प्रेशर डालते हैं। पांचवा जो पॉइंट है रेक्टस एब्डोमिनल सेपरेशन। अब ये समझ लिया, एब्डोमिनल मसल जो होती है, बहुत बार पेशेंट आते हैं उनके बैकएक होता है, और हम लोग क्या करते हैं, इलाज एब्डोमिनल मसल पे करते हैं। बैक में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एब्डोमेन मसल क्या होती है, वो एक जैकेट बनाती है। जैसे आप जैकेट पहनते हैं आगे से बंद कर लेते हैं, उसी तरह से एब्डोमेन मसल जो होती है वो बैक की जैकेट बनाती है। और अगर वो स्ट्रांग होगी, एब्डोमेन मसल स्ट्रांग होगी, तो आपकी बैक हमेशा सही रहेगी और कभी भी पेनफुल नहीं होगी। तो इसमें यही होता है कि जो आगे की रेक्टस एब्डोमिनस होती है, जो सीधी एक मसल उस वो जो होता है वो बहुत ज्यादा माइक बंद करें प्लीज, माइक बंद करें। तो रेक्टस एब्डोमिनिस आगे से सेपरेट हो जाती है वेट की वजह से। एब्डोमेन जो आगे की तरफ प्रोट्रूडेड हो रहा है, फीटस बढ़ रहा है, उसके वजह से रेक्टस एब्डोमिनिस और हार्मोन के इफेक्ट की वजह से रिलैक्सिंग, ये रिलैक्स होती है और आगे से सेपरेट कभी कभी हर बार करती है। उसको कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। तो इस टर्म को जान लिए, डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं, और इसके वजह से एब्डोमिनल मसल बहुत वीक हो जाती है। अब फर्दर एब्डोमिनल मसल वीक हो जाती है जो एक जैकेट बनाती है बैक की, तो बैक में फर्दर प्रेशर आता है जिसकी वजह से बैकएक होने लगती है। तो कितने कारण हैं ऊपर से नीचे तक के जिस जो आपके बैकएक करते, तो इतने कारण जो होते हैं, तो इसी वजह से 70% प्रेगनेंसीज में बैकएक आते हैं। छठा साइकोलॉजिकल कारण वजह हो सकती है
प्रेगनेंसीज में कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, कई चीज़ों मेंटली लेवल पे बदलती हैं, तो उसके वजह से भी बैकएक हो सकते हैं। तो ये इटियोलॉजी हुई। अगर इटियोलॉजी हम जानेंगे तो उसका कारण, वजह जब जान लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से कर सकते हैं कि हाँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, हम क्या-क्या चीज़ें फर्दर इसमें ऐड करके लोगों को आराम दे सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? किसको बैकएक ज़्यादा हो सकते हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग? जिस महिलाओं की, जिस फीमेल्स की बैकएक की हिस्ट्री पहले से होती है, वो किसी भी वजह से हो, उनको प्रेगनेंसी में बैकएक ज़्यादा हो सकते हैं। मल्टीपल एबॉर्शन की महिलाओं को बैकएक ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग जो करती हैं उनको बैकएक ज़्यादा होते हैं। प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर बैकएक रहे हों, उनको बैकएक ज़्यादा हो सकते हैं। वर्कलोड ज़्यादा है प्रेगनेंसी के दौरान पे, बैकएक बढ़ जाएगा। हमने क्योंकि बताया है कि लिगामेंट लैक्स हो जाते हैं, मसल लूज हो जाती हैं, पोस्चर चेंज हो जाता है, सीओजी शिफ्ट हो जाती है, तो अगर लोड उस पे ज़्यादा डालेंगे तो पेन ज़्यादा हो जाता है। और सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब पहले से आप बहुत ही सुस्त अवस्था में रहें, कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी मॉर्निंग वॉक नहीं किया, आपने अभी कभी लिगामेंट को अपने ट्रेन नहीं किया, आपने कभी मसल को ट्रेन नहीं किया, कभी एक्सरसाइज नहीं की, हाथ पैर का वर्क नहीं किया, तो आपकी मसल इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं जो रिलैक्सिंग हार्मोन के इफेक्ट को झेल पाए। तो सबसे पहले क्या होता है, उन महिलाओं को जो पहले से बहुत ही स्ट्रांग रहती है, उनको ये सब चीजें कम रहती हैं, और जो बहुत सिडेंट्री और सुस्त जीवन बिताते हैं, उनमें ये बैकएक ज्यादा हो जाते हैं। वही चीज है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड बैकएक है या ये बैकएक दूसरा है जो उसको पहले रहता था और वही बैकएक हो रहा है? इसमें प्रेगनेंसी का कोई रोल नहीं। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ऑनसेट क्या होता है प्रेगनेंसी में? ज्यादातर, वैसे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑनसेट देखा गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, मगर मेजरली जो पेन होते हैं वो 5 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं, और लगभग 6 से 8 हफ्ते प्रेगनेंसी के बाद तक के ये पेन रह सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो बाद तक के निकलता रहता है, और वो आपके लिगामेंट और मसल को लूज रखता है, और फिर बाद में जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स का जो जो आपका पीक लेवल है वो धीरे धीरे कम होता है, फिर लिगामेंट और मसल अपनी जगह पे आती है, तो ये बैकएक 6 से 8 हफ्ते तक रह सकता है। तो ये जो है इस तरह से इसका पेन होता है। कहाँ कहाँ पेन हो सकता है? दोनों जो लंबर एरिया होता है उसके दोनों तरफ मसल में हो सकता है। सैक्रोलियक रीजन में जो मैंने बताया, S2 रीजन में, सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जहाँ पे आपके हिप के फोल्ड होते हैं वहां पे हो सकता है। थाइज में हो सकता है, लेटरल थाइज में हो सकता है, ग्रॉइन में हो सकता है, आपके आगे की तरफ ग्रॉइन में हो सकता है। और एक बात ध्यान देनी हुई वाली होती है कि रेडिएशन नहीं होता है, मतलब आपका थाइस तक पेन हो सकता है मगर थाई के नीचे नहीं आता है, या आपके एंकल तक के पहुंच जाए, या जो है काफ मसल में भी पेन हो रहा हो, तो ये बैकएक, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड बैकएक नहीं होते हैं जिसमें रेडिएशन अप टू एंकल हो जाता है। अच्छा, एक प्यूबिस सिम्फाइसिस सिंड्रोम होता है। कई गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में जब आपका लोड भी नहीं बढ़ा का, तब पेशेंट में एंटीरियर साइड पे, जहाँ ग्रॉइन एरिया में सीवियर पेन होता है, जो पीछे तक जाता है, बैक में जाता है, ग्रॉइन में आ सकता है, थाइज में आ सकता है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस सिंड्रोम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी इन प्रेगनेंसीज में रिलैक्सिंग हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब 10 फोल्ड से भी ज्यादा हो जाता है, तो उसके वजह से जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है, आगे एक बोन होती है जो जहां से प्यूबिस जुड़ती है, वो बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी में आ जाती है, जिसके वजह से ये पेन एकदम से उठते हैं, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस सिंड्रोम कहलाता है। ये भी एक तरह का प्रेगनेंसी ही का पेन है। ज्यादातर डल पेन होता है, डल पेन के साथ साथ डीप होगा, माइल्ड होता है, डीप होता है, एवरी टाइम होता है, और 20% महिलाओं में ये पेन ज्यादा भी हो सकता है। स्टैबिंग होता है, हथौड़े की तरह होता है, और थोरासिक एरिया में बर्निंग पेन भी हो सकता है कि मेरे कोई पीछे पीठ में जल रहा है। क्या क्या चीज इसको एग्रीवेट कर सकती है?
क्या क्या चीज रिलीव कर सकती है। रिलीव तो रेस्ट होता है और लंबर सपोर्ट से होता है, क्योंकि लंबर का जो जो कर्वेचर है वो बढ़ रहा है। बैठने में कर्वेचर बढ़ेगा, खड़े होने पे बढ़ेगा, तो सबसे बेहतर ये है कि उसको बिठाएं बैक सपोर्ट के साथ, अगर उसको लंबर सपोर्ट दे दिया, या लेटने में पिलो अंडर नी कर लिया, पैर को मोड़ा और उसके बीच में पिलो डाल दिया, तो क्या होता है, पैर मोड़ने से लंबर जो एरिया होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें रिलैक्स, मसल को रिलैक्स मिल जाता है, तो ये रिलीविंग फैक्टर हो जाता है। किस चीज में ये दर्द बढ़ जाते हैं, जैसे जो मसल होती है रेक्टर स्पाइनी मसल कहलाती है, बैक में जो स्पाइन होती है उसकी दोनों तरफ ये मसल होती है, स्ट्रॉन्ग मसल होती है, अगर इसको कस के दबाएंगे तो बहुत तेज से दर्द होता है, उसको टेंडरनेस कहलाते हैं। तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है, अगर दबाएंगे तो दर्द बढ़ेगा। आगे झुकाने से दर्द बढ़ता है, करवट बदलने से दर्द बढ़ता है, कार में अंदर जाने और बाहर आने से दर्द बढ़ता है, और यूजुअली खांसने से, छींकने से, खड़े होकर बैठने से, बैठ के खड़े होने से ये दर्द बढ़ जाते हैं। क्या क्या और चीज हो सकती हैं जो प्रेगनेंसी के दर्द को मिमिक करती हैं, कि आप तो समझे कि प्रेगनेंसी का दर्द है, प्रेगनेंसी का दर्द है, छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ, और उसमें क्या क्या और हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलर स्पाइन हो सकती है, टीबी के इन्फेक्शन हो सकते हैं, और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके वजह से बैकएक सीवियर हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस में सीवियर बैकएक होगा, फीवर की हिस्ट्री होगी, तो आप ये थोड़ा सा उसको एक्सरे करा के, या जो भी डायग्नोस्टिक टूल है उसको यूज करके उसकी ऑस्टियोमाइलाइटिस को रूल आउट करेंगे। मेटास्टैटिक कैंसर हो सकते हैं, डिस्क डिजीज हो सकती है, उसका डिस्क प्रोलैप्स कर रही हो, डिस्क प्रोलैप्स करने पे उसका पेन बहुत सीवियर होगा, डल नहीं होगा, और रेडिएट करेगा उसके टोज तक, उसके एंकल तक रेडिएट करेगा। उसके डिस्क डिजीज को देखने के लिए कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे एसएलआर टेस्ट होता है, फेबर टेस्ट होता है, वो आगे हम बता देंगे। वो करके देख लेते हैं कि वाकई में ये डिस्क इन्वॉल्व है, कि केवल जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड ओवरलोड की वजह से पेन हो रहा हो। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। इस 3-4 तरह के और बैकएक हो सकते हैं जो जिनका रिलेशन प्रेगनेंसी से नहीं है। हिस्ट्री क्या देगी पेशेंट, कि बैकएक मेरे है मगर पहले से कभी बैकएक नहीं था, मतलब ये नहीं है कि मेरे ये प्रीवियस बैकएक हो जो जो प्रेगनेंसी में हो रहा, तो ये बिल्कुल प्योरली बैकएक जो है वो अभी जब से मेरी प्रेग्नेंट हुए तब से मेरे बैकएक होता है। और क्या स्थिति देगी, वही साइट ऑफ पेन, डल होगा, लोकलाइज होगा, रेडिएट नहीं करेगा, फॉरवर्ड आगे झुकने पे दर्द बढ़ेगा, और टेंडर होगा, दबाने से दर्द होगा। पीआरजीपी होगा, प्रेगनेंसी रिलेटेड ग्लूटियल पेन होगा, ग्लूटियल मतलब हिप के पेन होंगे, लेटरल थाई पे पेन हो सकते हैं, ग्लूटियल फोल्ड्स में हो सकते हैं, ग्राइन में हो सकते हैं, और बेड पे फोल्ड करने पे, बेड पे टर्न करने पे पेन बढ़ सकता है, तो ये हिस्ट्री देगा। इंस्पेक्शन करेंगे आप कि क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन जब करेंगे तो गर्दन आगे की तरफ रहेगी, उसका पॉस्चर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, शोल्डर उसके राउंड होंगे, अपर बैक राउंड होगी, लंबर लाडोटिक होगी, मतलब जो ये कर्वेचर जो दिख रहा है इसमें एरो में, ये कर्वेचर बहुत बड़ा होगा, आगे की तरफ बिल्कुल घुसा होगा, एंटीरियर की तरफ, और ये जो पेल्विस है वो टिल्ट होगी, टिल्ट का मतलब ये आगे की तरफ रोटेट हो जाती है एब्डोमेन के साइज की वजह से। नीज हाइपर एक्सटेंडेड होगी, मतलब बहुत पूरी तरह से पीछे की तरफ आ जाती है नीज, बेस सपोर्ट ज्यादा होगा, दोनों पैर के बीच की बेस सपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्योंकि सीओजी आगे शिफ्ट हो जाती है, तो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम पैर को दूर दूर कर लेते हैं, और फुट की आंच बैठ जाएगी। तो ये इंस्पेक्शन में ये चीजें मिलेंगी कि रिलैक्सिंग हार्मोन्स का इफेक्ट आ रहा है, इसी वजह से बैकएक हो रहा है। फिर बाद में हम उसको देखेंगे पैल्पेट करके कि क्या हो सकता है बैकएक, ये किस चीज का है बैकएक, है ये कोई और वजह है या प्रेगनेंसी है। तो जब हम दोनों अंगूठों को अपने उसके स्पाइन में रखेंगे तो वो टेंडर होगा, मरीज उछल जाएगी कि बहुत दर्द हो रहा है, और स्पेशली टेंडर होगा पीएसआई, पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन जो मैंने बताया था, उस पे टेंडर होगा, इसको S2 एरिया भी कहते हैं, यहीं पे सैक्रोइलियक ज्वाइंट होता है स्पेशली। एग्जामिनेशन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में एक एसएलआर टेस्ट होता है, एक फेबर टेस्ट होता है।
तो एसएलआर टेस्ट नेगेटिव होगा। एसएलआर टेस्ट जो होता है वो हमारे सियाटिक नर्व के कंप्रेशन को बताता है कि सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है। उसका तरीका यह है कि पेशेंट को सीधा लिटाया जाता है, उससे कह देते हैं रिलैक्स रहे, पैर को हम सीधा उठा रहे हैं, आप अपनी ताकत से पैर को ना उठाइएगा। हम जब सीधा पैर को उठाते हैं तो 0 से 30 डिग्री तक के जो सैक्रो जो हमारी जो सियाटिक नर्व होती है वो स्लैक होती है। स्लैक का मतलब ढीली पड़ी रहती है। सियाटिक नर्व जो जहां से निकलती है और फिर बाद में सियाटिक नॉस से नीचे तक आती है और इंटरवर्टिब्रल फोरामन से निकल के और पूरा ट्रैक बनाते हुए थाई के पीछे से आती हुई नीचे तक काफ तक आती है। ये पूरे ट्रैक में ये सियाटिक नर्व ढीली पड़ी रहती है सीधा लेटने में। जब हम 0 से 30 डिग्री तक लाते हैं तो वो टेंस हो जाती है, उसमें खिंचाव आ जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए नर्व भी खिंचती हैं, नर्व भी ट्रैक करती हैं, आगे पीछे मूव करती है। तो ये केवल स्लैक दूर होता है। स्लैक दूर होने पे कोई पेन नहीं होता है। 30 से 60 डिग्री तक, 70 डिग्री तक हम जब पैर उठाते हैं तो हमारी नर्व स्पेशली कहाँ पे ग्लाइड करती है, स्पेशली इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में। जो हमारी स्पाइन से फोरामेन निकलता है उससे ये नर्व निकलती है। और जो हमारी पेल्विस होती है उसमें ग्रेटर सियाटिक नॉच होती है, वो भी एक नॉच होती है, उससे भी ये आगे निकलती है। तो इसमें स्लाइडिंग करती है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के। इस दौरान पे अगर पेन होता है तो उसको कहते हैं कि ये एसएलआर टेस्ट पॉजिटिव है, ये सियाटिक नर्व कहीं ना कहीं से कंप्रेस कर रही है। और 70 डिग्री के बाद अगर पेन बढ़ता है, उसको पेन बैकेक में और नीचे रेडिएट करता है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये समझते हैं कि कोई और स्ट्रक्चर्स हो रहे होंगे, जैसे कोई और मसल है, जब प्रीफॉर्मिस मसल होती है वो दबा रही होगी या कोई स्ट्रक्चर्स दबा रहे होंगे, मगर ये नर्व कहीं से और जो हमारी इन दोनों जगह ग्रेटर सियाटिक नॉच है और इंटरवर्टेब्रल फोरामेन में नहीं दब रही है। तो ये एसएलआर टेस्ट इसमें निगेटिव होता है प्रेगनेंसी में। यहाँ पे कहीं भी बायोमैकेनिकल चेंज नहीं आते हैं स्पाइन में जो डिस्क को दबा दे। फेबर टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि फेबर टेस्ट में क्या होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट का हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या ये दर्द सैक्रोइलियक जॉइंट से आ रहा है। पीछे सैक्रोइलियक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसके लिगामेंट बहुत ज्यादा लूज हो गए हैं, वो जॉइंट ओवर प्रेशर में आ गया है तो पेनफुल रहता है। तो फेबर टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। पैट्रिक फेबर टेस्ट में हम लोग सीधा लिटा देते हैं, पैर को मोड़ के घुटने पर रखते हैं, दोनों हाथों को जहां बताया जगह वहां पर रख के दबाते हैं। बहुत इंटेंस पेन होता है तो इसके मतलब पॉजिटिव ये सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन हो सकता है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। अब ट्रीटमेंट मेन पार्ट क्या होता है, सबसे रेड फ्लैग समझ लीजिए। आपके पास पेशेंट आ रहा है, वो नॉर्मल पेशेंट नहीं है, वो प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसके साथ दो जानें जुड़ी हुई है, एक प्रेग्नेंट वोमेन की खुद और एक अंदर फिटस की जान जुड़ी हुई है। तो दोनों को ध्यान रख के ट्रीटमेंट करना है। कोई एब्सर्ट पेन किलर नहीं देना है। सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा पेन किलर कुछ नहीं देनी है। तो इसमें रेड फ्लैग्स जान ले, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कोई भी जो है क्या कहते हैं आप मतलब ये रेड फ्लैग होता है। इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि वजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, डिजनेस फेंट फील कर रही हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, हेडेक, मसल वीकनेस हो, काफ पेन हो, काफ में स्वेलिंग हो। काफ में स्वेलिंग क्यों हो, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है। जब जब जो है फीटस बढ़ता है, जब फीटस बढ़ता है तो आपके एब्डोमेन में भी वेना कावा जा रही है, उस पर प्रेशर देता है। उस प्रेशर की वजह से जो वेनस वेन्स में कई बार डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है, उसमें काफ पेन के साथ प्रेजेंट करता है। पेन बिल्कुल टेंडर काफ पेन होती है। तो उसमें पता चला आपने बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर दिया और कुछ हिजामा हिजामा टाइप कर दिया जिसमें आपके वॉल्यूम शिफ्ट हुए इधर से उधर। तो वो जो है जो थ्रम्बस है वो टूट के इधर से उधर हार्ट में चला गया, ब्रेन में चला गया, फालिश हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो इसीलिए काफ पेन जो होता है और बहुत काफ में स्वेलिंग होती है, उसमें ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा सोच समझ के करते हैं। बहुत यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहे हो उसको, तब नहीं, थोड़ा सा संभल के करते हैं। डिक्रीज फीटल मूवमेंट नहीं हो रहा हो, बैककिक के साथ आ रहा हो तो बैककिक जरूरी नहीं है ठीक करें, पहले इसको ठीक करें। वजाइनल फ्लूइड लीक हो रहा हो, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हो, पैर वीकनेस हो रही हो, पैर में झंझनाहट आ रहा हो, तो सबसे पहले उसको देखेंगे, बैककिक को नहीं देखेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे बेहतर और सेफ ट्रीटमेंट पॉस्चर करेक्शन। बहुत ज्यादा
इंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करके, बहुत ज़्यादा नहीं, बैकएक बिल्कुल आज ही ठीक कर देंगे हम, आज ही कोई दवा देंगे जो हम ठीक कर लेंगे, वो ठीक नहीं होता है। मरीज को समझाएंगे कि बैकएक क्यों होता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है बैकएक क्यों होता है, तो मरीज को समझाएंगे कि बैकएक को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। खड़े होने का पोस्चर देखिए, प्रेगनेंसीज में ऐसे हो जाता है, हम उसको सेकंड पिक्चर में उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे, उससे कहेंगे गर्दन को पीछे रखो, बहुत ज्यादा पोस्चर जो है वो गड़बड़ है, हमारे एब्डोमेन मसल को यूज करो, बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करो। और बैठने के लिए देखो, जो जिस तरह से आप बैठते हो वो ना बैठो, अपने हिप को पीछे की तरफ पूरा लाओ, स्ट्रेट बैठो और लंबर में सपोर्ट डाल के बैठो। लेटने के लिए ये तरीका जो करवट वाला है वो हमको स्पेशली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम सीधा लेटते हैं तो ये जो सीधा लेटने पे जो प्रेगनेंसी में फीटस और बच्चे का जो प्रेशर होता है वो हमारे एब्डोमिनल वेना कावा में बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसके वजह से पीडल इडिमा खूब होते हैं, क्योंकि वेना सीटन रुक जाता है। जब वेना सीटन रुकेगा तो पीडल इडिमा हो जाएगा। तो हमको स्पेशली जो है ये जो करवट वाली पोस्चर है वो सेकंड पिक्चर में वो बहुत अच्छी लगती है। ये करवट वाले पोस्चर से हमेशा पेशेंट को लेटा है, बैकएक कम रहेगी। तीसरा, आपको पेशेंट को कैसे उठना है और कैसे बैठना है ये पिक्चर में दिखाया गया है, कि कभी भी सीधा ना उठे और ना कभी सीधा लेटे। करवट लेके फिर बाद में पैर को नीचे डालें पहले, और पैर को नीचे डाल के अपने हाथ से सपोर्ट करते हुए सीधा बैठ जाए, और इसी तरह से लेटना है आपको। तो सबसे पहले एजुकेशन पेशेंट को दें कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह बैठना है, इस तरह से लेटना है। ये एंटीनेटल केयर में बहुत अच्छा, जो गानी की प्रैक्टिस कर रही है वो पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि इस तरह से आप अपने बैकएक को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब को कैसे पोस्चर को बनाना है अब, अच्छा मैं मेन ट्रीटमेंट आने से पहले जो, अच्छा मेरा ये मानना है कि ये अमराज सादा है, जैसे हकीम केटी अजमल साहब कहते हैं कि अमराज सादा को जो है बहुत ज्यादा दवाओं से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि जितनी भी प्रोसेस हो रही है उसमें आपके पोस्चर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आपके जो है क्या कहते हैं लिगामेंट और जो है मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो अमराज सादा है, लोकल बीमारी है, इसको लोकल के हिसाब से ही ठीक कर लेना चाहिए। और इसमें बहुत ज्यादा दवाओं का इस्तेमाल, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो यूनानी है, वो उसका इस्तेमाल हमको लगता है कि जब लग के आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ना हो तब लग के ना करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग जो इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन निकालते हैं उसके तासीर से निकालते हैं कि ये दवा बहुत ही गर्म और खुश्क है, 3rd डिग्री की 4th डिग्री की है, ये नुकसान करती है, और जो है जो दवा सर्द खुश्क है वो नुकसान नहीं करेगी, और इस तरह से जो है लॉजिक लगाते हैं। मगर दवा का खुद का एक नेचर होता है, उसमें खुद के कुछ साल्ट्स होते हैं, उसमें खुद के कुछ चीजें होती हैं जिसके वजह से वो यूट्रस को और फीटस को नुकसान कर सकता है। तो ये जब तक के स्टडीज ना हो, जब तक के हमको लगता है या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, तो वो दवाएं जो मुकामी तौर पे हैं वही इस्तेमाल करनी चाहिए, और ओरली दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 आर्टिकल प्रेजेंट कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत मजा आएगा। एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ यूनानी इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की स्टडी है जो पीजी स्कॉलर एनआईयूएम बैंगलोर ने की। इसमें तमाम दवाएं बताई हैं जो क्यों कंट्राइंडिकेटेड है वो प्रेगनेंसी में, जिसमें जो है ये सब तो जानते ही हैं, ब्रिंजासिब, सिब्र, अफसंतून, आसरून, पपीता, करफश, ये सब मदार, अड़ूसा, ये सब जो है कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों है उसमें डिटेल लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज हमको लगा, देखिए गांव सभा भी इसमें जो है कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों करता है, कुछ इसमें जो है कुछ फीटस में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देता है, कुछ थिकनेस कर देता है, इस तरह से जो है उसमें स्टडी में दिया गया है। गांव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्यादातर ये जो है सर्द मिजाज की दवा होती है, इसीलिए लोग समझते हैं कि ये नुकसान नहीं करेगी। तो कुल मिला के जो है कई दवाएं हैं, जैसे ये सनाए हैं तो ये तो सभी जानते हैं कि लग्जेटिव होती है, इसीलिए नुकसान कर सकती है ना। तो इसमें कई दवाएं जो है दी हैं जो प्रेगनेंसी में काफी नुकसान करती हैं। दूसरी स्टडी है जो ओमान की स्टडी है, और उसमें स्टडी जो की गई है उसमें ये दिया हुआ है कि जो मेडिसिन होल मेडिसिन होती है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो
एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं फीटस में, और टेराटोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हर्बल मेडिसिन को कन्वेंशनल मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन के साथ मिला के देने की भी कोई स्टडी नहीं है, और अनडिजायरेबल इफेक्ट आ सकते हैं। और कोई भी इतने दिनों के दौरान में हमको कोई अभी ऐसी स्टडी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिली जो प्रेगनेंसी के दौरान लो बैक पेन जो होता है उसमें दी जाए, और उसका इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन दिया देखा जाए कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है। अभी तक कोई स्टडी नहीं मिली। लोग यूज करते हैं वो बात अलग है, मगर स्टडी नहीं मिली कि इसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो मेरी ओपिनियन में क्या होता है कि मकामी इलाज किया जाए तो बेहतर है। मकामी इलाज में सबसे बेहतर आपके पास मसाज और हिजामा। मसाज तो बिल्कुल बेफिक्र कर सकते हैं। हमको लगता है कि मसाज के लिए पोजीशन जो प्रेग्नेंट वुमेन की होगी वो सिटिंग पोजीशन होगी, क्योंकि पेट के बल नहीं लिटा सकते हैं, फीटस दबेगा। करवट लिटाने में, मसाज करने में बहुत मजा नहीं आता है। बैठ के कराइए और उस पोजीशन में प्रेग्नेंट वुमेन को ले जाइए जिसमें जैसे हम लोग बचपन में हेड डाउन करते हैं, हेड डाउन उसको करा दिया, आगे की तरफ जो है कोई चीज टेबल वेबल पे और चेयर पे, स्टूल पे बिठाइए, और पैर दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, और उस पोजीशन पे आप उसकी मसाज कर सकते हैं। उसी पोजीशन पे आप कपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, कपिंग में ये जो है, जो वेट कपिंग है, वो किसी भी स्टेज की प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेशन है। हर स्टडी में ये दिया हुआ है कि ब्लड कपिंग कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ड्राई कपिंग आप कर सकते हैं, उसमें भी 5 मिनट से ज्यादा कप को नहीं रखेंगे और लाइट प्रेशर से उसको सक करेंगे। तीसरी चीज मेरा ये मानना है कि जो ग्लाइडिंग मसाज करते हैं कप के साथ, वो बहुत डीप मसाज होती है और उसमें वॉल्यूम आगे पीछे बहुत ज्यादा होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस में जो सप्लाई हो रही होती है उसको हैम्पर्ड कर सकता है। तो इसलिए सक्शन के साथ मसाज भी नहीं करना चाहिए और डीप मसाज भी नहीं करना चाहिए, जेंटल मसाज के लिए कहा गया है। एक्सरसाइज थेरेपी, वंडरफुल थेरेपी। आप इसको एंटीनेटल केयर में भी पेशेंट को डाल सकते हो कि तुम ऐसी होने जा रही हो, तुम्हारा पेट ऐसा होने जा रहा है, तुम्हारा स्पाइन ऐसी होने वाली है, इसको कैसे रिवर्स करोगे। आप उसको प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के 3 महीने में ये एक्सरसाइज करा के ट्रेन कर दीजिए कि 9 महीने के दौरान आपको ये प्रिकॉशन करने हैं, ऐसा बैठना है, ऐसे लेटना है, ऐसे चलना है, और ऐसी कुछ एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके जो बायोमैकेनिक्स चेंज हो रही है उसका प्रेशर आपके स्पाइन पे ना पड़े। उसके लिए बेहतरीन 3 एक्सरसाइज हमने ये आपको सामने दिखाई है। इसको इसको जो है आप देखिए। इसमें क्या करते हैं, पहली एक्सरसाइज में इसमें बैक खूब मसल रिलैक्स होती है। जिसके बैक एक रहता है नॉर्मली ये कर सकता है, मगर प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत अच्छी है। घोड़े की पोजीशन में आ सकते हैं, कैट और काउ पोजीशन कहलाती है ये। एक बार स्पाइन को नीचे ले जाते हैं, एक बार कर्व ऊपर की तरफ बनाते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर रिपीट करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में देखिए, पैर को दोनों पैर को दूर दूर करके, और इस जिस पोजीशन में ये पहली फीमेल है उस पोजीशन में रहते हैं, और फिर बाद में हाथ वहीं रहता है और अपने आप को पूरा पीछे की तरफ दबा के लिटा लेते हैं। इससे पीछे की जो स्पाइन होती है उसके इंटरवर्टेब्रल फोरामेन होता है वो ओपनिंग होती है। तीसरी देखिए, ये काफ, ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिंग कहलाती है हमको, क्योंकि क्वाड्रिसेप जो होती है वो बहुत ही टाइट हो जाती है। सीधा खड़ा होकर के पैर को पीछे खींचते हैं, इससे क्वाड्रिसेप स्ट्रेन कम हो जाता है और पेल्विस जो होती है थोड़ी सी लूज हो जाती है। मगर सीक्वेंस यही रहेगा। देखिए, पहले ये एक्सरसाइज, फिर बाद में ये जो मैट पे कर रही है ये एक्सरसाइज, फिर खड़े होकर ये एक्सरसाइज, फिर चौथी पांचवी एक्सरसाइज, चौथी एक्सरसाइज है ये हिप ब्रीजिंग कहलाती है। सीधा लेटते हैं, पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथ के बल पे थोड़ा सा पेट को ऊपर, कमर को ऊपर उठाते हैं, इसको हिप ब्रीजिंग कह देते हैं। ये क्यों कराते हैं, ये स्पाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, पेल्विस की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और आपके पेन को भी रिड्यूस कर देती है। चौथी आखिरी एक्सरसाइज, इस तरह से पैर को मोड़ लेते हैं, पैर को मोड़ के पेट को अंदर की तरफ दबाते हैं और अपने जो स्पाइन के, लंबर स्पाइन के जो एरिया होता है उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। जो आपका हाइपरलॉर्डोसिस होती है उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं
और इस कंडीशन को होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए, सांस लेते रहते हैं और छोड़ देते हैं। 4-5 बार रिपीट करते हैं, दिन में 3 बार एक्सरसाइज करते हैं, तो आप जो बायोमैकेनिकल चेंजेस होते हैं उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान में आपको बैक में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। तो ये रहा सारी चीजें। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी और अपने पेशेंट के साथ अच्छी तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। शुक्रिया। कुछ क्वेश्चन हाँ, कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वही कुछ पूछना चाह रहे थे कि जैसे गाँव जबान के बारे में आपने बताया कि गाँव जबान नहीं देते, उसको तो वैसे भी एक रीजन हमने देखा कि वाटर रिटेंशन करता है, तो हाइड्रो एमनियस, पॉलीहाइड्रो एमनियस वगैरह डेवलप होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए अवॉइड करने को बोलते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ज्यादातर जो उसकी तासीर होती है दवा की, वो देख के ही हम लोग हाँ, दवा दे दवा देते देते हैं। हैं। जी जी। तो वो ना देख के उस दवा में कुछ एलिमेंट भी होते हैं, दवा की खुद की भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी वजह से वो नुकसान या फायदा कर सकती है। केवल तासीर को देख के अगर आप दवा देंगे कि ये हार खुश्क है और बहुत ज्यादा ये गर्म दवा है, इसको नहीं देंगे, या ठंडी दवा है ये दे सकते हैं, तो ठंडी दवा में भी कुछ ऐसे केमिकल हो सकते हैं जो हाँ कि बॉस, वो जैसे आप बोल रहे हैं कि वो ओमान वाली स्टडी हुई थी, उन्होंने ये देखा कि उसमें टेराटोजेनिक इफेक्ट है या कार्सिनोजेन होते हैं, वो मुरतब नहीं हुई है दवा, तो इसलिए करते होता है। लेकिन बॉस उसका हम आपको एक रीजन और बताया, जैसे इन लोग का एक जो कोई भी ये लोग रिसर्च करते हैं, अच्छा अपनी जो इनकी दवा होगी मेट्रोजिल दे देते हैं प्रेगनेंसी में, है ना, तभी ये कभी नहीं बोलेंगे टेराटोजेनिक है, जबकि वो कार्सिनोजेनिक भी है, टेराटोजेनिक भी नहीं नहीं, ये जो स्टडी है, ये स्टडी आप किसी दूसरे ने नहीं की है, ये यूनानी के स्टूडेंट स्कॉलर्स ने की है। और यूनानी के स्कॉलर्स की जो हम आपको बताया लाइन ऑफ वो तरह रिसर्च होती है ना, यूनानी के स्कॉलर्स इसमें ने भी। की है। देखिए हम बताएं आपको, देखिए किसी चीज को जब आप बिल्कुल जो है इग्नोर कर देते हैं तब नुकसान उठाते हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी सारी दवाएं खराब हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि यूनानी अद्विया नहीं दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि यूनानी अद्विया को देने से पहले उसकी प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी हाँ, है, ये बात क्योंकि सही ये है। भी दवा दवा है। इसको इस तरह से ना दीजिए कि ये तो घास फूस है और ये तो ना ये फायदा तो करेगी गिजा है, और नुकसान गिजा भी की नहीं तरह ना। करेगी। आप समझे ना इस बात को। तो ये भी सही बात दवा है। है और दवा को ही निकाला जाता है। जो एलोपैथिक दवा है इन्हीं दवाओं से निकाला जाता है। भाई कॉल्चिकम आप यूज करते हैं, किससे निकलता है? जी, कॉल्चिसिन निकाली ऑक्सीजन से जाती है, निकलता किससे है जी। निकाली जाती जी। है? आप समझे ना, सूरंजान से निकाली जाती है। अब कॉल्चिसिन वो निकालते हैं तो उसका वो इफेक्ट भी जानते हैं, साइड इफेक्ट भी जानते हैं, लीथल डोज भी जानते हैं, उसका यूज भी जानते हैं। हमको अभी तक सूरंजान के बारे में ये नहीं पता कि हम कितनी डोज में इसको देंगे कि ये नुकसान कर जाएगी, कितनी डोज में देंगे कि ये फायदा कर जाएगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि इस हर दवाओं पे स्टडी हो, बड़े लेवल पे स्टडी हो, उसका इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन निकाला जाए और उसको प्रॉपर वे में पढ़ा जाए, क्योंकि हर दवा की अपनी खुद की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हमारी ग्लोबल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में ये पॉइंट हमने उठाया है और ये बहुत ही वाजिब पॉइंट है। अच्छा बॉस, जैसे कुछ पेशेंट है उसको पेन हो रहा है, और पेन में हम उसको गर्म अद्विया नहीं दे सकते, हम्म। या सुरंजान भी नहीं दे सकते, है ना, फलास्पा भी नहीं दे सकते, अजगंध भी नहीं दे सकते, औजा भी, तो कैसे मैनेज करेंगे क्या उसको? नहीं, कुछ पेशेंट की बात बता रहे हैं कि प्रेगनेंसी की बात बता रहे हैं? प्रेगनेंसी में तो दे ही नहीं सकते गर्म दवाई, हाँ हाँ। है ना, तो प्रेगनेंसी का तो बता दीजिए, और वैसे नॉर्मल पेशेंट में भी भाई जिसमें देखिए गर्म दवा हमने आपसे क्या कहा पेट का इश्यू होता है उसको, कि या उसको जो आइए है। आप नुस्खा नवेजी में, आप काहे के लिए सूरंजान के साथ जरिश नहीं देते हैं, किशमिश कुछ नहीं डाल देते हैं? आप कुछ अद्विया डालिए जो उसके थोड़े से इफेक्ट को कम कर दे। जी जी। जो नुस्खा नवेजी करते हैं वो इसी तरह से तो करते हैं। ये जैसा कि दवाएं हम दे रहे हैं, ये हार दवाएं होंगी, ये लीवर को डैमेज थोड़ा करेंगे, काहे के लिए हलेला नहीं दे दें साथ में? ये दवाओं से कुछ कब्ज हो जाएगा, काहे के लिए हम गुले सुर्ख ना डाल दें इसमें? तभी तो नुस्खा मजेदार होता है। ये तो तभी तो गणित होती है ये। तो जी इस जी। गणित में जाइए आप। जज़ाकल्लाह। सही है कह ना? रहे हैं डॉक्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और डॉक्टर साहब किसी को कुछ पूछना है? मैंने सुना ये लेक्चर माशाल्लाह बहुत पसंद आया, काफी कुछ सीखने को मिला।
फाइव ईयर्स की जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉन्स्टिपेशन होता है उस पे जरा सा अगर कोई एक इस तरह का कोई लेक्चर हो जाए तो वो कई पेशेंट इधर मेरे जो हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन बताते हैं। इसमें अजमल सर ने कुछ बताया है तो अगर कहे तो। देखिए, ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन जो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसमें वर्ल्ड वाइड और इस पे रिसर्च भी है, गुलकंद बहुत अच्छी दवा होती है ना, अच्छा। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा। आप थीसिस पढ़िए। अब देखिए, मेन चीज किसी भी दवा को पढ़ने के लिए आप नेट पे जाइए और उसकी रिसर्च पढ़िए जी जी। और ऑथेंटिक रिसर्च निकालिए। जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उसकी जो स्टडी होती है वो फेक स्टडी नहीं होती है, उसको रगड़ दिया जाता है वो। तो उस स्टडी को पढ़िए, तो उस स्टडी में गुलकंद जो होती है वो बहुत अच्छी दवा है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, आप यूज करिए उसको। एक समरुल हिंद भी अच्छा रोल जी साइंस सर वो प्यूबिक पेन आप बताए ना, प्यूबिक पेन होता है, प्यूबिक गडल पेन। जी सर स्टार्टिंग सॉरी में बताया ना सर, पेन प्रेग्नेंट लेडीज को प्यूबिक जी रीजन में पेन होता है ना सर। जी जी हाँ, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? फ्रॉम द फर्स्ट, आप देखिए जो जो भी जो आखिरी वाली दो एक्सरसाइजेज हैं वो आप, क्योंकि उस ये दो एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है, पेल्विक स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हमने आपको बताया ना रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं तो उसके लिगामेंट को लूज कर देते हैं। तो लिगामेंट को फिर से स्ट्रेंथनिंग देने के लिए वो आप जो है ये दो आखिरी वाली दो एक्सरसाइज शुरू से बता सकती हैं। बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्या होता है कि आपके कर्वेचर को, जो एक्स्ट्रा कर्वेचर हो गया उसको मेंटेन करने के लिए होती है, क्योंकि शुरू प्रेगनेंसी में कर्वेचर तो कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है, फीटस की ग्रोथ नहीं होती है। तो जो ये शुरू प्रेगनेंसी होती है उसमें आखिरी की दो एक्सरसाइजेज बहुत अच्छा फायदा करती है। साथ में अगर जो क्वाड्रिसेप होती है उसकी स्ट्रेचिंग करा दी जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और बाकी हार्ट फर्मेंटेशन का बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये सब चीजें मिला के लोकल जो इलाज होता है उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। आप मसाज कर सकते हैं उसको, आप ड्राई हिजामा कर सकते हैं, उसमें पेन आराम मिल जाता है। और सर अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी एक पेशेंट है सर, उसे 9 ईयर से सियाटिका का पेन है। उसको हाँ। डिफ्यूज L4 L5 डिस्क थोड़ा डिफ्यूज है और वो फोरामिना में भी थोड़ा टाइटनेस कहते हैं सर, मतलब रिपोर्ट एग्जैक्टली नहीं देख सकते मुझे मैं। बट उसका सर मैंने ड्राई कपिंग किया, उसको हिजामा भी किया, तो उसको पेन रिलीफ हो जाता है 2 डेज के लिए, 3 डेज फिर के आ लिए, जाता है। फिर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो वो क्या प्रेग्नेंट लेडी है क्या? अच्छा, नॉर्मल पेशेंट है। नहीं जी, नॉर्मल पेशेंट। तो नॉर्मल की ये जो केवल हिजामा जो होता है नॉर्मल पेशेंट, हमने ये जो क्राइटेरिया बताया है वो केवल प्रेग्नेंट लेडी में बताया है। बाकी सियाटिक नर्व कंप्रेशन का ये केवल ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर लोकल हिजामा करेंगे तो वो वक्ती तौर पे पेन किलर का काम करता है, बाकी उसकी बायोमेकेनिक्स को रिवर्स नहीं करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल पेशेंट है जो प्रेग्नेंट नहीं है जो आप बता रही है, उसमें स्पाइन में क्या डिफॉर्मिटी आ रही है, पॉस्चर में क्या चेंज आ रहा है, कहाँ की मसल टाइट हो गई है, कहाँ की मसल लूज हो गई है। जो टाइट मसल हो जाती है उसको हम लोग लूज कराते हैं, जो लूज मसल हो जाती है हम उसको स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, मरीज को एक्सरसाइज कराते हैं। ट्रैक्शन का बहुत अच्छा रोल है, इंटरमिटेंट लंबर ट्रैक्शन, वेट के हिसाब से मरीज कितना वेट है वो देते हैं, जो इंटरवर्टिबल फोरामेन के साइज को बढ़ाता है। और तरह तरह की एक्सरसाइजेस को बताते हैं। फिर बाद में जो आप हिजामा करेंगे उसका इफेक्ट स्टे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आ रहे हैं अभी, इसके बाद सर्जरी लगी हुई है सर। सर कॉन्स्टिपेशन में गुलकंद का इस्तेमाल करने का बोलने क्या जी आपको? उसे जंजीबील मिला सकते हैं हाँ, सर? जंजीबील मिला सकते हैं, जंजीबील की स्टडी है। जंजीबील जी। जो मतलब उसमें मैंने इन्हीं स्टडी में जो दो स्टडी है उसमें आखिर में जंजीबील के बारे में लिखा है कि जंजीबील का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं मिला है, तो जंजीबील मिला सकते हैं। सर प्रेगनेंसी में अल्बुमिनुरिया कैसे सर ठीक कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में एल्बुमिनेरिया कैसे ठीक कर सकते हैं वो मेरा टॉपिक नहीं है। जी 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 सर। के लिए तो माजरत चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो स्पेशलाइज हूँ पेन के लिए। तो मुझसे जो पेन के बारे में जो पूछ सकते हैं प्रेगनेंसी में वो आप पूछ लीजिए। जी सर। सर रणबीर के साथ दवाओं का रिसर्च हो है नहीं सर?
मेडिसिन हमारा गाँव संठंद है, सुरचंद है, वो लिंक हम ना आपको कैसे साइड मिल सकता देखने के लिए? मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा जी जी सर। आपके पास, ठीक है, ग्रुप पर ही शेयर कर दूंगा। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, शुक्रिया जी सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर माजून अंजीर दे सके क्या प्रेगनेंसी में? माजून अंजीर, यस सर। अंजीर का कोई ऐसा कंट्राइंडिकेशन तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं। आप दे सकते हैं, उसमें अगर सेना वेना टाइप की उसमें दवा ना हो। माजून एक मुरक्कब है। यस सर। उस माजून अंजीर में अंजीर तो की मिकदार तो ज्यादा होगी, मगर हाँ थोड़ी सर। थोड़ी मिकदार में क्या क्या चीजें पड़ेंगी उसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर सेना वेना नहीं है हाँ सर। आराम आवाज बहुत हो रही है। माइक बंद कर लें बाकी लोग। इतनी जल्दी डॉक्टर आसिम माइक बंद करें। ओके, थैंक यू सर। पहले बड़ा काम है। तो डॉक्टर साहब इसको खत्म कर जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आपने जो एक्सरसाइजेस बताए हैं सारे, तो उनमें लास्ट 2 एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी से करा सकते हैं और रिमेनिंग 4 एक्सरसाइज सेकेंड ट्राइमेस्टर से कराने हैं या हम स्टार्टिंग से करा सकते हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखिए, जो लास्ट वाली एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी मसल को मजबूत करने के लिए है, बैक की मसल को मजबूत करने के लिए है, आपकी पेल्विक की स्टेबिलिटी के लिए है। क्योंकि हमने बताया ना, सीओज आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, पेल्विक इनस्टेबल हो जाती है, उसके लिगामेंट में प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उसको रिवर्स करने के लिए, पेल्विक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज है। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत लोड नहीं आता है, तो ये 2 एक्सरसाइजेज आपके पेन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली वाली, ये आपकी जो कर्वेचर डीप हो जाता है, एक्सेगरेटेड हाइपरलॉर्डोटिक कर्वेचर आ जाता है, उसको नॉर्मल करने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से नहीं बता सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट समझिए कि पहले ट्राइमेस्टर में 2 एक्सरसाइज का आखिरी वाली रोल ज्यादा अच्छा है, और 3 एक्सरसाइजेज जो पहले बताई हैं उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जो लोड बढ़ रहा है उसमें रोल अच्छा है। मगर करा आप किसी में भी कर सकती हैं, और इसको ट्रेनिंग आप एंटीनेटल केयर में भी दे सकती हैं कि भाई आप प्रेगनेंसी के लिए स्टार्ट हो रही हो, आप प्रेग्नेंट होने वाली हो, आपको ये एक्सरसाइज सीख लेना चाहिए और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उसको जो है पेन इस तरह से पैदा ही ना हो। तो ये प्रिवेंशन का भी रोल एक बहुत अच्छा कर सकती है। जैसे आप बीपी देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, वेट देखते हैं, ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो बैक को भी देखना शुरू करिए, और बैक में भी ये एंटीनेटल केयर में ये एक्सरसाइजेस को जोड़ने की कोशिश करिए। सर ये एक्सरसाइजेस क्या डिलीवरी में भी हेल्प करते हैं सर, जो आपने बताया लास्ट स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइजेस? डिलीवरी में तो इसका कोई रोल नहीं है। डिलीवरी में हेल्प करने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल केवल स्पाइन की स्टेबिलिटी और आपके जो एक्स्ट्रा प्रेशर है स्पाइन पे उसको कम करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। सर मदर टाइम अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या एक्सरसाइज कब से करा सकते हैं, कितना टाइम करा सकते हैं, वो एक बता देंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल सर। ठीक है, इंशाल्लाह। सर प्रेगनेंसी में कार्पल टनल सिंड्रोम और ये जो अपना टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो जाती है, जी जी, उसके लिए क्या किया जाए? प्रेगनेंसी में ज्यादातर होती है कार्पल टनल सिंड्रोम और टेनिस एल्बो होता है। तो उसके लिए वैसे ही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जैसे नॉन प्रेग्नेंट में करते हैं। पेन किलर नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि ये ठीक भी नहीं होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरा चलता रहता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में आप एक कार्पल टनल स्प्लिंट दे दी उसको, क्योंकि कार्पल टनल क्या होता है कि जब आपकी रिस्ट मुड़ती है, फ्लेक्शन में जाती है, जब रिस्ट आपकी फ्लेक्शन में जाती है तो ज्यादा कार्पल टनल का पेन बढ़ता है। तो उसको कार्पल टनल स्प्लिंट दे दीजिए, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है। वो स्प्लिंट बांध के रात में सोया करे। और टेनिस एल्बो में भी जो है उसको प्रिकॉशन बताते हैं कि कोई ऐसा वर्क ना करिए जो
मुट्ठा बन करके भारी वजन उठाना है, जैसे जग बहुत ज्यादा भारी उठा लिया तो उसको पेन होगा, तो उसके लिए भी आपको टेनिस एल्बो स्प्लिंट आती है, टेनिस एल्बो स्प्लिंट बांध के रखिए, तो इंशाल्लाह जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी शुक्रिया सर। एंड वो एक सवाल था कि प्रेगनेंसी में, आई थिंक प्रेगनेंसी में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज और स्क्वाट्स डिलीवरी के लिए स्पेशली काफी फायदेमंद होती हैं। बहुत फायदेमंद है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत फायदेमंद है, एंड स्क्वाट्स जो करवाते स्क्वाट्स भी हैं बहुत फायदेमंद जी। है। मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कभी भी पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस नहीं की हो, प्रेग्नेंट होने के बाद आप कर ले जाए, जरा सी भी परफॉर्म नहीं कर सकता पेशेंट, क्योंकि जी बहुत एक्सरसाइजेस होती हैं और उसको सीखना पड़ता है। और प्रेगनेंसी एक ऐसा दौरान है जो मसल आपकी, हमने बताया जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है, वो पेल्विक फ्लोर मसल जो होती है वो एब्डोमेन का ही मसल पार्ट होता है। तो जब आपका फीटस इतना हैवी होगा, आगे की तरफ प्रोट्रूटेड होगा, मसल बिल्कुल टेंस होगी, उस वक्त उस मसल को ट्रेंड करना ये बिग टास्क है। और वो वही कर पाएगा जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो पहले से कर रही होगी। तो एंटीनेटल केयर में पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस सिखाई जाएं ताकि वो प्रेगनेंसी में भी उसको कर पाए। ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर मसल शुक्रिया। एक्सरसाइज बिल्कुल अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है, बहुत बढ़िया जो एक्सरसाइजेस होती हैं और नॉर्मल भी लोगों को करना चाहिए। इसको कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं और उन लोगों में भी बहुत फायदेमंद है जिसमें यूरिन की इनकॉन्टिनेंस होता है। जैसे मान लिया पेशाब लगा और रोक नहीं पाया और फौरन जाते जाते पेशाब हो गया, तो ये पेल्विक फ्लोर की मसल जो होती है वो वीक हो जाती है। तो हम लोग कीगल एक्सरसाइजेस उसको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। वो कीगल एक्सरसाइज से पेल्विक फ्लोर जो होता है वो मजबूत हो जाता है, जिससे आपकी रिटेंशन भी बहुत अच्छी यूरिन की होने लगती है। जी शुक्रिया सर।